नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कोल एग्जाम पर। तो दोस्तों, हम लोग टॉपर्स टेस्ट सीरीज और PYQ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए प्रमुख एक्ट के पहले पार्ट प्रश्न संख्या 1 से 50 तक डिस्कशन कर लिया था और आज 51 से शुरू है। दोस्तों, आइए आगे की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने भारतीय संविधान सभा के गठन की अनुमति दी? ए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1935 का भारत परिषद अधिनियम, डी 1446 का कैबिनेट मिशन प्लान। तो दोस्तों, 1446 का 24 मार्च 1446 का कैबिनेट मिशन प्लान अंग्रेज के तहत ब्रिटिश संसद ने भारतीय संविधान सभा के गठन की मंजूरी दी है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या डी, ये रहा। 24 मार्च 1446 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ब्रिटिश संसद ने भारतीय संविधान सभा के गठन की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 52, 1813 का चार्टर एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दो लॉर्ड, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड हेस्टिंग। तो दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो, ये मिंटो प्रथम है 1813 में। तो इनके समय में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, ये मिंटो प्रथम है। 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो प्रथम होगा यहाँ पे के कार्यकाल में पारित हुआ। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, किस अधिनियम ने भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति दी? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट ने भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति दी। इस अधिनियम के तहत सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 54 है, 1853 का भारत सरकार अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ए कैनी, बी डलहौजी, सी एल्गिन, डी लिटन। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद ही लागू हुआ था। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और 1858 के इसी एक्ट के तहत, भारत सरकार एक्ट के तहत, गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया और राज्य जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके शासन प्रणाली सीधे क्राउन के हाथों में चली गई। सही आंसर है आपका विकल्प संख्या ए, लॉर्ड कैनिंग। 1858 के भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश ताज की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में नामांकित किया गया? ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में नामांकित किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में नामांकित किया गया। इसके तहत विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया? ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1953 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम
के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। इसको पार्लियामेंटो अधिनियम भी कहते हैं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसे पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया? ए 1858 का भारत सरकार अधिनियम, बी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1953 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1953 का भारत सरकार अधिनियम ने भारत में संघीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। अगला 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में संघीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था और केंद्र में गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। 1942 के क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ए भारतीय संविधान का निर्माण, बी भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश, सी भारतीय नेताओं से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना, डी भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो 22 मार्च 1942 को भारत में क्रिप्स मिशन आया और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेताओं को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना, भारतीय नेताओं से। तो 22 मार्च 1442 को क्रिप्स मिशन आके उसका उद्देश्य था भारतीय नेताओं के द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। ये हम इसकी यही चर्चा कर रखा है दोस्तों। और इन्होंने वादा किया था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के बाद स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन भारतीय नहीं माने थे। बाकी की कहानी और ज़्यादा है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। 1928 के साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ए इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, बी इसमें शिक्षा सुधार का प्रस्ताव नहीं था, सी इसमें कृषि सुधार का प्रस्ताव नहीं था, डी इसमें भारतीयों के लिए आरक्षण नहीं था। तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को इंग्लैंड में हुआ था और यह भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसमें किसी भी भारतीय सदस्य का प्रावधान नहीं था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए, इसमें किसी भारतीय सदस्य नहीं थे। 1928 के साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन का उद्देश्य 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। 1932 का पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? ए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, डी बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था, जो कि यरवदा जेल में हुआ था। गांधी जी क्योंकि उस समय जेल में बंद थे और महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर 26 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसके तहत दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। अम्बेडकर तो पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उसमें आरक्षण देने का प्रावधान करके पृथक निर्वाचन की मांग को हटा दिया था। प्रश्न संख्या 61 है। 1905 का बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ए कर्जन, बी मिंटो, सी लिटन, डी वेलिंगटन। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा।
1905 का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके पीछे के आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमज़ोर करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। किस अधिनियम ने भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया? ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया। तो ये केंद्र में थी दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया। इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों में विभाजित किया गया, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ए वेलिंगटन, बी लिटन, सी इरविन, डी लॉर्ड लिथगो। 1935 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए, लॉर्ड वेलिंगटन। 1935 में का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। 1858 का भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? यह ब्रिटिश संसद, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ब्रिटिश राजा। ब्रिटिश राजा के हाथ तो नहीं हुआ था, कांग्रेस में तो जब गठन ही नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब ख़त्म ही कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या ए, ब्रिटिश संसद। 1858 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। 1919 के रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो रोलेट एक्ट दोस्तों भारत में 18 मार्च 1919 को आया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना दलील और बिना किसी आरोप के ही गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता था। और इसी के तहत तेज बहादुर फपरू और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जेल में डाल भी दिया गया था। तो सही आंसर है इसका ए, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था। महात्मा गांधी 1919 के रोलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। इस एक्ट के तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और कैद का प्रावधान था, जिसे भारतीयों ने काले कानून के रूप में जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 से बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया था। इसका नेतृत्व सही आंसर है विकल्प संख्या सी, महात्मा गांधी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। प्रश्न संख्या 67 है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कितने प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई? तो 11 प्रांतों में की गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 11। एक सेकंड दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। 1784 का पिट इंडिया एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? ये ब्रिटिश संसद, भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1784 का है पिट इंडिया एक्ट। सी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ब्रिटिश राजा। तो 1784 का पिट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, ब्रिटिश संसद। 1784 का पिट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर
ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ा दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किसने भारतीय सिविल सेवा शुरू किया? ए डलहौजी, बी वेलिंगटन, ए डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड हार्डिंग। तो 1853 के समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी ही था, तो इसीलिए 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत डलहौजी ने ही किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरू की थी। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश करने की अनुमति मिली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। 1909 के पार्लियामेंट सुधार किस उद्देश्य से लाए गए थे? ए भारत को प्रशासन में शामिल करना, बी भारतीयों को न्याय में सुधार देना, सी भारतीयों को शिक्षा में सुधार देना, डी भारतीयों को कृषि सुधार देना। 1909 के पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य भारत को प्रशासन में शामिल करना था, भारतीयों को तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना। 1909 के पार्लियामेंट सुधार भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने के उद्देश्य से लाए गए थे। इसके तहत विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। 1932 के पूना पैक्ट के बाद किसे दलितों का मसीहा कहा गया? दोस्तों पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में हुआ था। तो इसके तहत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा गया था, क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए आरक्षण के लिए गांधी जी को मना लिया था। 1932 के पूना पैक्ट के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा गया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। 1920 का असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरू हुई थी और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए, महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 का असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग करना और स्वराज की प्राप्ति थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। 1916 के होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाला लाजपत राय। तो 1916 के होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल को अप्रैल 1916 में खोला था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में खोला था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की मांग को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। किस अधिनियम के तहत भारत में डायरकी प्रणाली शुरू की गई? एक 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में डायरकी प्रणाली शुरू की गई। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। डायरकी सिस्टम मतलब है द्वैत शासन, कि टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसी और को होगा, सुरक्षा देने का अधिकार किसी और को होगा। तो पहले ये राज्यों में ही थी 1919 में, और 1935 में इसको राज्यों से हटा के केंद्र में कर दिया गया। ये रहा दोस्तों। इसके तहत प्रांतीय सरकारों में कुछ विषयों पर मंत्रियों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांत मतलब राज्य, केंद्र मतलब केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक भारतीय संविधान का निर्माण, बी भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश, सी
भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना। डी भारतीय शिक्षा प्रणाली का सुधार। तो 1945 का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करना था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना। 1945 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना था। इसके तहत भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी, बी एओ ह्यूम, सी वेमेश चंद्र बनर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल सिंह कॉलेज में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, वेमेश चंद्र बनर्जी। ये हम चर्चा कर लिए हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए भारतीय संविधान का निर्माण, बी भारतीय नेताओं से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना, सी भारतीय स्वतंत्रता की योजना तैयार करना, डी भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता की योजना तैयार करना। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। 1946 में कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता की योजना तैयार करना था। इस मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो कैबिनेट मिशन ने रखा था, जो कि 22 मार्च 1946 को भारत में आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ए जनरल डायर, बी करजन, सी मिंटो, डी हार्डी। तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल डायर ने किया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो दोस्तों ये रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को आया था और इसमें था कि बिना किसी अपराध के घोषित हुए ही किसी को भी जेल में 2 साल के लिए कम से कम डाला जा सकता था। तो इसके तहत सैफुद्दीन किचलू और तेज बहादुर फपरू को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो उसका विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। तो जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो ये रहा सही आंसर विकल्प संख्या ए। 1940 के अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ए भारतीय संविधान का निर्माण, बी भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश देना, सी भारतीय नेताओं के द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना, डी भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेताओं के द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, इसका भी उद्देश्य था। और क्रिप्स मिशन जो कि 22 मार्च 1942 को आया था, उसका भी उद्देश्य यही था। अगस्त प्रस्ताव की बात नहीं बनी तो क्रिप्स मिशन लेके आए थे। ये चर्चा कर ही लिए हैं सारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए ब्रिटिश कानूनों का पालन न करना, बी भारतीय संविधान का निर्माण करना, सी भारतीय शिक्षा प्रणाली का सुधार, डी भारतीय कृषि सुधार। तो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सागर के किनारे शुरू किया था, उसका सही आंसर है विकल्प संख्या ए ब्रिटिश कानूनों का पालन करना। तो साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया और ये 5 अप्रैल 1930 को ही दांडी नामक जगह पे पहुंचकर इन्होंने नमक बना के ब्रिटिशों के कानून को पालन न करने का इन्होंने वहां पे प्रण लिया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ये हम पूरा चर्चा कर लिए हैं दोस्तों अभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। 1883 के इल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया था? ए भारतीय नेता ने, बी ब्रिटिश अधिकारी ने, सी भारतीय किसानों ने, डी भारतीय मजदूरों ने। तो 1883 के इल्बर्ट बिल का विरोध ब्रिटिश अधिकारियों ने ही किया था, क्योंकि उस समय लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे 1883 में, या वाजपेयी राय कह लो। तो इन्होंने इल्बर्ट बिल लाए थे। इल्बर्ट बिल में ये था
कि जो यूरोपियों के केस होंगे भारत में, उसकी सुनवाई भारत के जज भी कर सकते हैं। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ये पूरा हम चर्चा किए हैं। 1905 का स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो 1905 का स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये हम पूरा चर्चा कर लिए हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का उद्देश्य क्या था? ए दलितों के लिए आरक्षण, बी मुसलमानों के लिए आरक्षण, सी सिखों के लिए आरक्षण, डी सभी के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तो 1932 का सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसको सांप्रदायिक पंचाट भी बोलते हैं, ये भारत में 16 अगस्त 1932 को आया। तो इसके तहत सभी के लिए निर्वाचन मंडल की मांग करना था। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, सभी के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का उद्देश्य सभी के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करना था। इसके तहत विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए। अगला प्रश्न है, और सांप्रदायिक पंचायत के जन्मदाता रैमजे मैकडॉनल्ड को माना जाता है दोस्तों, जो कि 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, 1882 के हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या था? ए शिक्षा सुधार, बी कृषि सुधार, सी न्याय सुधार, डी प्रशासनिक सुधार। तो 1882 के हंटर कमीशन का उद्देश्य शिक्षा सुधार था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, शिक्षा सुधार। 1882 के हंटर कमीशन का उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना था। इस कमीशन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। हंटर कमीशन ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया था। तो एक हंटर कमीशन दोस्तों 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी शुरू की गई थी, लेकिन उसका नाम भी हंटर कमीशन था, लेकिन उसका उद्देश्य जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। ये हम सभी जानते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। इसके तहत भारतीयों को विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व मिला और पृथक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की भी मांग की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। 1932 का सांप्रदायिक पुरस्कार किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषित किया था? तो इसकी अभी हमने पिछले 2 प्रश्न पहले ही चर्चा कर लिया था। सांप्रदायिक पंचायत जो कि 16 अगस्त 1932 को आया था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। तो इन्होंने ही सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि सांप्रदायिक पंचायत, यानी कि जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए अलग अलग निर्वाचन करना, यही था सांप्रदायिक पंचायत। और इसकी शुरुआत 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ये सारा हम चर्चा कर लिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? ए ब्रिटिश संसद, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ब्रिटिश राजा। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस समय थी ही नहीं, ये 1858 में ही ख़त्म कर दी गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो ही नहीं किया था, ब्रिटिश राजा ने ही नहीं किया था। तो इसका सही आंसर है विकल्प संख्या है ब्रिटिश संसद। तो उस समय जो बड़े निर्णय लिए जाते थे भारत के लिए भी वो ब्रिटिश संसद ही करती थी। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की और इसके द्वारा 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। प्रश्न संख्या 88 है 1927 के साइमन कमीशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए भारतीय संविधान का निर्माण, 2 भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश, सी 1919 का अधिनियम की समीक्षा, डी भारतीय शिक्षा प्रणाली का सुधार करना। तो साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को गठित हुआ था और भारत में ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना।
क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सारे ब्रिटिश के ही थे, कोई भी भारतीय नहीं था, तो इसीलिए इस भारतीयों ने इसका विरोध किया था। सही आंसर मिल गया आपका विकल्प संख्या सी। ये पूरी चर्चा कर ही दी है हम भी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? एटली, ए एटली, बी वेबल, सी माउंटबेटन, डी स्टेफर्ड क्रिप्स। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व, जो कि 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन, तो इसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने की थी। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय संविधान सभा का गठन करना और स्वतंत्रता की योजना तैयार करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा का उद्देश्य क्या था? ए भारतीयों को स्वराज्य देना, बी भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश देना, सी भारतीय शिक्षा प्रणाली का सुधार, डी भारतीय कृषि का सुधार। तो 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र का उद्देश्य भारतीयों को स्वराज देना था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, भारतीयों को स्वराज देना। 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा का उद्देश्य भारतीयों को स्वराज देना था। इसके तहत भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी का आश्वासन दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी ए ह्यूम, सी बीएमएस चंद्र बनर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सेवक थे। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। ये पूरी हमने चर्चा कर लिया है। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था। प्रश्न संख्या 92 है दोस्तों। 1942 का भारत छोड़ो अधिनियम किस सभा में पारित हुआ? ए मुंबई सभा, मतलब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा की जा रही है, तो ये मुंबई में ही 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, जो कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हो गया मुंबई के ग्वालियर टैंक से ही, और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। 1931 का गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ? ए महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, बी महात्मा गांधी और लॉर्ड कर्जन, सी जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड मिंटो, डी सुभाष चंद्र बोस और लॉर्ड लिटिन। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो ये गांधी इरविन जो समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को किया गया था, ये गांधी जी जो नमक कानून तोड़ दिए थे, इसी को वापस लेने के लिए ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये 1931 में गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी, और ये इसका मेन उद्देश्य यह था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सम्मेलन में भाग ले सके। मुख्य उद्देश्य इसका यही था। तो गांधी जी ने इसमें राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात की थी। 1857 का नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? ए डलहौजी, बी कैनिंग, सी मिंटो, डी कर्जन। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। तो इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर जी ने किया था, वीडी सावरकर ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ए भारतीय परिषदों में सुधार, बी शिक्षा में सुधार, डी कृषि में सी कृषि में सुधार, डी न्याय में सुधार। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों में सुधार करना था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, विधान परिषदों में सुधार। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों में सुधार करना था। इसके तहत विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। 1916 के लखनऊ पैक्ट में किसने भाग लिया?
ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और होम रूल लीग, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस। तो 1916 के लखनऊ पैक्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। ये पूरी चर्चा कर लिए हैं। इसके तहत दोनों पार्टियों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। 1942 के क्रिप्स मिशन किस उद्देश्य से भारत आया था? ए भारतीय नेताओं से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना, बी भारतीय संविधान का निर्माण करना, सी भारतीय शिक्षा प्रणाली का सुधार, डी भारतीय कृषि सुधार। तो 1942 का क्रिप्स मिशन जो कि 22 मार्च 1942 को भारत में आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेताओं को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना भारतीय नेताओं से। और 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव का भी यही उद्देश्य था दोस्तों। उसके बात नहीं बनी तो क्रिप्स मिशन लेके आए। ये पूरी चर्चा कर लिए हैं हम अभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में कितने प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई? तो 11 प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। और अगला देखते हैं दोस्तों, ये इसके तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। 1928 को नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भारतीय संविधान का निर्माण, बी भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश, सी भारतीय शिक्षा प्रणाली का सुधार, डी भारतीय कृषि प्रणाली का सुधार। नेहरू रिपोर्ट जो कि 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू लाए थे, इसका सही उद्देश्य है भारतीय संविधान का निर्माण। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, भारतीय संविधान का निर्माण। 1928 के नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्माण करना था। इसके तहत भारत के लिए एक संविधान का प्रस्ताव रखा गया था। तो इनको संविधान के लिए बर्कनहेड ने, अंग्रेज जो कि एक अधिकारी थे बर्कनहेड, इन्होंने इनको चैलेंज किया था कि तुम लोग अपना संविधान बना के दिखाओ। जब भी मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 को नेहरू क्या था ये नेहरू प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे। यही चल के भारत के संविधान की नींव भी बनी आगे चल के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 जो कि आखिरी प्रश्न है आज के डिस्कशन का। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसका प्रस्ताव पारित किया था? ए पूर्ण स्वराज, डी डोमिनियन स्टेटस, सी संघीय शासन प्रणाली, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1929 का लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इन्होंने भारत में पूर्ण स्वराज लेने का प्रस्ताव पारित किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, पूर्ण स्वराज। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इसके तहत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है और कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर कल मिलते हैं दोस्तों, जय।